काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो अगर आप उस लायक होगे ना तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सीजीएल ऐसी चीज़ है ना, एसएससी का कोई भी एग्जाम ऐसी है कि आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, कंफर्म है सिलेक्शन होगा ही होगा। अपनी जर्नी, अपनी कहानी अपने तरीके से लो, बस गाइडेंस ले लो दूसरे से। हम कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे। इवन ग्रेजुएशन में तो मेरे परसेंटेज भी बहुत कम है, बताने लायक भी नहीं है, बताएंगे भी नहीं। अब करंट अफेयर्स का कोई मतलब ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहा है। पहले एसएससी का कुछ तो था, धर्म ईमान था कि 6 महीने का पूछना है, साल भर का पूछना है। अब तो 3 साल का पूछ रहा है। जो हमने गलती करी थी कि हमें मैथ्स स्ट्रांग था और हम मैथ पढ़ रहे थे। हमें उल्टा करना चाहिए था कि हमारी इंग्लिश वीक है, हम इंग्लिश को 6 घंटे देंगे या 4 घंटे देंगे, तो वो बैलेंस बन जाता। और एसएससी में जो बेस है वो 9th और 10th का ही आता है पूरा, ट्रिगो हो या कुछ भी हो। 12th का कुछ नहीं आता। हवाबाजी नहीं करनी है, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। सीजीएल की पोस्टें वाकई बहुत डिसेंट पोस्ट है, बहुत सोशल रिस्पेक्ट है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी फैक्ट्री पे। आज के इस वीडियो में हमारे साथ उत्कर्ष सिंह चौहान है, जीएसटी इंस्पेक्टर है एसएससी सीजीएल 2023 से। तो आज के इस इंटरव्यू में जर्नी इनकी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या इनके स्ट्रगल्स रहे, और सब्जेक्ट वाइज थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। और खासकर इंग्लिश को लेके बहुत हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत ही बेसिक थी, जो कि लगातार आप लोगों के कमेंट में आते हैं कि सर इंग्लिश को लेके बहुत डर लगता है, सीजीएल मैथ कर लिया, रीजनिंग कर लिया, इंग्लिश नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इसमें तैयारी में आते हैं उनका बेसिक बैकग्राउंड होता है ग्रेजुएशन का और स्कूलिंग का, बीए बीएससी नॉर्मल करी होती है, तो इंग्लिश को लेके थोड़ा डर रहता है। उस पर डिस्कस करेंगे और बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा इस इंटरव्यू से। इनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग भी है। तो शुरू करते हैं। तो उसका स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पे। थैंक यू। कैसे हो आप, एक बार ऑडियंस को इंट्रो दे दीजिए। हाय, माय नेम इज उत्कर्ष प्रताप सिंह। और मेरा ये है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे के सारे निकले हैं मेरे। CHSL, CPO, सीजीएल 2 बार, और दोनों पैटर्न पे। पहला सिलेक्शन हुआ था मेरा सीजीएल 21 से, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स बैंगलोर। फिर उसके बाद एसएससी सीपीओ में ऑल इंडिया 108 रैंक थी, और फिर अभी जिससे हम पोस्ट लेकर के बैठे जीएसटी इंस्पेक्टर, CHSL वगैरह में भी हुआ था। तो मतलब सारा का सारा कैलेंडर मेरा क्लियर था। शुरुआत ऐसे ही थी, और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे थे जिनमें मेरे सिलेक्शंस बहुत कम मार्जिन से रह गए थे। तो हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाए, यही सोच करके हमने कहा कि लेट्स डू इट। बिल्कुल करेंगे चर्चा इस पे। आपकी रैंक क्या थी इस पे 23 वाले में? 689। हाँ, ओके। थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड और स्कूलिंग ग्रेजुएशन कैसे कहाँ से हुई? लखनऊ के पास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बाराबंकी। हाँ, तो हम वहीं से बिलोंग करते हैं, हैदरगढ़ तहसील से। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर 10 साल पूरा हाई स्कूल तक वहीं से हुई, हैदरगढ़ से। एक छोटा सा कस्बा है, तो वहीं पे हम गांव में रह के अपनी पढ़ाई करी। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई वैसा था, अच्छा था। मतलब घर से 10-12 किलोमीटर दूर अपने कस्बे में था स्कूल, तो वहाँ से स्कूलिंग हुई। उसके बाद फिर हम आ गए लखनऊ। वहाँ पे हमने पाइनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज से अपना 12th किया। उसके बाद फिर हमने ग्रेजुएशन किया लखनऊ में ही, KKC से कॉलेज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर थोड़े दिन मतलब चीज़ें ऐसे होता नहीं कि ड्रॉप सा हो जाता है। ग्रेजुएशन में BSc मैथ्स, तो उसके बाद ड्रॉप वगैरह था, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, म्यूजिक वगैरह करने लगे थे। फिर उसके बाद कोविड के टाइम पे थोड़ा समझ में आया कि नहीं कुछ जॉब वगैरह लेनी है। तो ऐसे ही एक इंटरव्यू देखा था नवीन यादव का, ऑल इंडिया रैंक 4 2018 से। तो उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली थी और स्टार्ट किया था कि अब पढ़ना है। और लकीली उसी टाइम पे वो गुरुकुल के बारे में पता चल गया था, तो स्टार्ट वहीं जा करके किया हमने। फिर आपकी तैयारी गुरुकुल से शुरू हुई? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते थे। 1-2 महीने पहले हमें बस एक होता नहीं कि आप गो थ्रू हो चुके हो चीज़ों से, तो ये पता चल गया था कि हाँ कोई एग्जाम होता है जिसमें ये पोस्टें होती हैं, पर ये नहीं पता था कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो सीधे वहीं जा करके शुरुआत हो गई थी तैयारी की। बहुत सारे बच्चे ना इंटरव्यू तो देखते हैं लगातार, बट तैयारी शुरू नहीं कर पा रहे हो, है ना। काफी दिनों से इंटरव्यू देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे DM करते हैं, आपको भी DM आते होंगे कई बहुत सारे। तो उनके लिए थोड़ा बताओ ना। तो वो गुरुकुल जा पाएंगे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हर महीने 10-12 हज़ार चाहिए वहाँ पे। ना वो मुकेशनगर आ सकते, ना वो इंदौर भंवरपुर आ सकते, वो घर से तैयारी करना चाहते हैं। और बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते हैं कि घर से भी आप इजिली कर सकते हैं। तो क्या एक फ्रेशर एस्पिरेंट्स का जो बेसिक है, उसका भी ग्रेजुएशन नॉर्मल BA BSc करा है, तो उसका क्या एक 2 महीने का जो इनिशियल फेज जो होता है कि वो अपने टेबल तक, स्टडी टेबल तक पहुंच जाए, फिर उसको लगातार मेहनत करनी,
शुरुआती क्या क्या पॉइंटर्स होंगे कि वो रोड मैप, जैसे आज आपको तैयारी शुरू करनी होती तो क्या करते शुरुआती 2 महीने? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को जीके जीएस के लिए मैं एक किताब सजेस्ट कर रहा हूं। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चंस कवर करे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यूज इसमें पूछे गए हैं। तो आप देख, इसमें जैसे एग्जाम्स की बात करें, सीएचएसएल, सीजीएल, आपके सीडीएस, सीपीओ, सारे एग्जाम्स कवर करे गए हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो जीके जीएस के लिए बेहतरीन है। आप इसको अगर करते हो, इसके एमसीक्यूज से आप प्रैक्टिस डेली करते हो, तो आपका जीके जीएस आसानी से जल्दी कवर हो जाएगा और डेली प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, तो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और ये पिनैकल का है, तो वैसे भी आप इस पर विश्वास कर सकते हो। सारे टॉपर, सारे टीचर्स हमेशा ही सजेस्ट करते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप परचेज कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आपने बताया ना कि वो इंटरव्यूज देख रहा है और सारी चीजें कर रहा है, बट इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। हाँ। मतलब शुरुआत उसने पूरा रोड मैप बनाया भी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। हाँ। उसमें एक पहली चीज तो ये है कि जैसे वो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो आपको ये है कि 99.5% सिलेक्शन तो गुरुकुल से बाहर से ही हो रहा है ना, बाहर लोग पढ़ करके ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे जाके होगा, तो आप बाहर से पढ़ सकते हो। और आपके लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा यही होगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है। दूसरा चीज ये है कि कैसे शुरू करेंगे। आपने इंटरव्यूज देख लिया कि हाँ, आपको लगभग 60 to 80% स्ट्रैटेजी सेम मिलेगी कि ऐसे ये बुक्स पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको कितनी बार पढ़ना है, कौन से टेस्ट लगाने हैं, सब कुछ है। आप एक बार बैठ के अपना एक माइंड में रोड मैप तैयार करो कि हमें 5-6 महीने में सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना है, फिर टेस्ट लगाने हैं। स्टैंडर्ड बुक्स परचेज करो या किसी का कोर्स परचेज करना है। अभी कोई ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि हम फाइनेंशियली बिल्कुल कोर्स परचेज ही नहीं कर सकते। 1000 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के कोर्स ऑनलाइन आ जाते हैं, ऑनलाइन बहुत सस्ता, और मोबाइल सबके पास है। किसी के पास 5000 का है, किसी के पास 10,000 का, वो मैटर नहीं करता, वीडियो क्वालिटी वैसी आनी। तो आप सबसे पहले यही करो कि आप अपना आइडेंटिफाई करो कि मेरा ये स्ट्रांग है या ये वीक है, ऐसे करके, और टाइम उसी हिसाब से डिवोट कर दो। जो हमने गलती करी थी कि हमें मैथ्स स्ट्रांग था और हम मैथ पढ़ रहे थे, हमें उल्टा करना चाहिए था कि हमारी इंग्लिश वीक है, हम इंग्लिश को 6 घंटे देंगे या 4 घंटे देंगे, तो वो बैलेंस बन जाता, और जो सिलेक्शन 2 साल में हुआ 1 साल में हो जाता। तो वही आप रोड मैप बनाओ, देखो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से, किसी सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा ऊपर होगे और किसी में थोड़ा नीचे होगे। उसको बैलेंस बनाने के हिसाब से आप पहले सिलेबस खत्म करने का सोचो। हम बैठ के देख रहे होते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर लाइफस्टाइल या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लाइफस्टाइल, ये सारी वो डे ड्रीमिंग हो जाती है कि हम दिन में बैठ के सपने देख रहे हैं। उससे बहुत बेटर है कि हम प्रोसेस में ट्रस्ट करें, काम करें, फिर सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। वो एक 3 इडियट्स का डायलॉग नहीं है कि काबिल बनो सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो अगर आप उस लायक हो गए ना, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जैसे यूपीएससी एग्जाम है, उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, पर एसएससी ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क मैटर करता है। आपने भी पूछा था ना, बीए, बीएससी, बीकॉम, पहले के पैटर्न पे बोल सकते थे कि बीएससी और बीटेक वालों को एज रहता था मैथ्स और इंग्लिश में, स्पेशली बीटेक वालों को। अब तो जीएस का वेटेज भी है ना। तो अब कोई भी आ सकता है, और अगर उसने वो एटीट्यूड रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है और हार्ड वर्क करने को रेडी है, सिलेक्शन श्योर है। इसमें इस पैटर्न पे और सीजीएल में कंफर्म है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क चाहिए। क्या एक आइडियल टाइम फ्रेम क्या होगा सिलेबस कंप्लीट करने का? जैसे 1 साल में हो जाएगा कि 6 महीने में, क्या एक? 6 से 8 महीने। 6 महीने है, बट कई चीजें हो जाती है बीच में, तो 8 महीने तक का टाइम लेकर के चला जा सकता है कि हमें प्रॉपर सारा कुछ खत्म करना है। इसमें जीएस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि अब ऐसे नहीं कर सकते ना कि पहले प्री पढ़ लेते हैं फिर मेंस पढ़ेंगे। तो जीएस में सिलेबस मतलब कोर सब्जेक्ट सब खत्म करने हैं हमें। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। पहले के लोगों से अगर आप मिले होंगे, आप तो मिले हैं, वो यही बोलते थे कि जीएस तो रैंक के लिए है। पहले तो 25 नंबर के ही 50 नंबर की आती थी, वेटेज बढ़ गया। अब तो ये है कि जीएस रैंक भी दिलाएगी, प्रेफरेंस वाली पोस्टिंग भी दिलाएगी, इवन सिलेक्शन भी दिलाएगी। तो सिलेबस मीन्स पूरा, रीजनिंग के भी जो नए टॉपिक्स ऐड हुए वो भी मिला के 7-8 महीने सफिशिएंट है। 7-8 महीने में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। फिर प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। किसी पर्टिकुलर बुक का नाम लेने से ये नुकसान होता है कि कोई किरण लेके बैठा हुआ है, हमने बोल दिया कि पिनैकल अच्छी है, वो आंख बूंद करके दूसरी बुक ले आएगा, बुक्स चेंज करता रहेगा। तीसरा कोई इंटरव्यू देने आएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ये वाली बुक और बेटर है, वो ले आएगा। इसीलिए हम बार बार स्टैंडर्ड बुक्स बोल रहे हैं कि जो भी आपके पास एक प्रीवियस ईयर की स्टैंडर्ड बुक हो उसको खत्म करना है, फिर
टेस्ट, और टेस्ट शुरू कर देने बीच में ही, वो अभी आगे आई थिंक डिस्कस हो ही जाएगा। अभी जब आप सीरियस पढ़ाई कर रहे थे, इस प्रोसेस में थे, तो क्या रूटीन होता था आपका डेली का? कैसे पढ़ते थे? कितने बजे खड़े हो रहे हैं? कितने घंटे किस चीज को देते थे? पूरा रूटीन थोड़ा बताओ। डेली ऐसे ही था, गुरुकुल में वो प्रोसेस उन्हीं का पूरा रहता था, फॉलो करते थे। 6 बजे उठा देते थे वो, 6:30 बजे तक लाइब्रेरी, 6:30 से 8:30 हम वो कैब पढ़ते थे, या फिर रटने वाली चीजें, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड उस तरीके से काम करता है, थोड़ा फ्रेश होता है। तो या तो जीएस पढ़ते थे हम, इनिशियल डेज में जीएस पढ़ी थी, फिर रियलाइज हुआ तो वो कैब पढ़नी शुरू करी। फिर 8:30 से 9:30 ब्रेकफास्ट, नहाना धोना अपना सब कुछ, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का एक स्लॉट, बीच में 15 मिनट का ब्रेक। इसमें हम मैथमेटिक्स लगाते थे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी था और उस टाइम पे थोड़ा सा माइंड। फिर उसके बाद 2:30 बजे तक का ब्रेक होता था, पूरा लंच और थोड़ा सा एक पावर नैप वगैरह जो भी। तो इनिशियल डेज में तो हम सो जाते थे, जब लास्ट में हुआ तो सोते भी नहीं थे, दोपहर में पढ़ते थे जो भी बचा हुआ होता था एक्स्ट्रा, और 2:30 से लेकर 5:30 तक इंग्लिश पढ़ते थे। शाम को ये होता था कि एक मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस, और बचे हुए टाइम में जीएस, और 12 बजे फिर सो जाना। और ऐसे करके लगभग 12 घंटे होते थे। 8-10 घंटे, 2 घंटे उधर हो गए सुबह के, 3 घंटे मैथ्स, 3 घंटे इंग्लिश, और फिर उधर शाम को करीब 3.5-4 घंटे के आसपास, 12 घंटे पढ़ लगभग 12 घंटे का शेड्यूल था। पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज होती थी? कुछ ही नहीं होता था, सोते थे, सोना है, खाते खाना थे, है और पढ़ना है। गिटार बजा लेते थे, हमें थोड़ा सा शौक है। ओके, चलिए अभी ना थोड़ा सब्जेक्टिव स्टेट्स पर फोकस कर लेते हैं। जैसे अगर इंग्लिश में जो शुरुआत हमने बात करी, इंग्लिश को कैसे कोप अप करें? इंग्लिश को सुनते ही डर लग जाता है उनको। एक तो वोकैब पता नहीं है, और कहाँ से याद करना है, कितनी करना है, और वो भूल जाते हैं। अगर आज जो याद करा वो कल भूल जा रहे हैं। कैसे वोकैब आपने कंप्लीट करा अपना? और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, ये सब कैसे करा? इंग्लिश में शुरुआत करते हैं कि हमने गलती क्या करी थी, हाँ, जो कि नहीं करनी है। हमने पहले क्या किया कि किसी एक टीचर को पकड़ा सिलेबस करने के लिए, बीच में लगा कि यार ये चीजें नहीं समझ आ रही, दूसरे से करने लगे। फिर लगा कि नहीं नहीं, नीतू मैडम की बुक पढ़ लेंगे, उससे हो जाएगा। ये नहीं करना है। आप एक किसी चीज को, किसी को भी पकड़ लो, टीचर को, या फिर अगर नहीं आता तो टीचर बेटर है बुक के बजाय, वो एक्सप्लेन करेंगे। तो उनको पकड़ो, आप सिलेबस करो पूरा का पूरा, जो कि हमसे गलती हुई थी कि हमने नहीं करा था। ठीक है, बाद में ये चीज रियलाइज हुई तो फिर हमने उसको थोड़ा 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 इंपॉर्टेंट पोर्शंस को उठा करके कर लिया खाली। और उसके बाद फिर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हैं हिंदी मीडियम के, आई थिंक 60-70% पॉपुलेशन हिंदी मीडियम की होगी जो कंपटीशन में है, स्पेशली यूपी बिहार बेल्ट पूरी की पूरी। तो हम लोगों के लिए इंग्लिश एक पहाड़ के जैसे है। तो आप रीडिंग करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, कोई आर्टिकल पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट पढ़ो। स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में बोलते हैं कि हमें मीनिंग नहीं समझ आ रही है, तो गूगल कर लो, आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, 1-2 महीने बाद चीज़ें ईजी हो जाएंगी। फिर हमें समझ में आने लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा मीनिंग हो रहा है, या फिर सेंटेंस में दिख जाएगा कि ये वर्ड हमें नहीं भी आता है तो उसकी मीनिंग कुछ निकल रही होगी कि हाँ ये हो सकता है। तो रीडिंग मस्ट है। और वो कैब में भी यही है कि भटकना नहीं है कि ये बुक ले लें, पीली बुक, नीली बुक, लाल बुक, काली बुक, एक ले लो स्टैंडर्ड। आई थिंक ब्लैक बुक परफेक्ट है, और उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर जो दे रखे हैं, और उससे भी पहले जो उसमें टॉप 200 करके दे रखे हैं, वो तो खत्म ही कर देने, वो तो रटे होने चाहिए एकदम। उसके बाद प्रीवियस ईयर खत्म करने, उसके बाद अगर बचता है स्टेमिना तो आगे कुछ सोचना है। तो वो कैब में ये इंपॉर्टेंट है, रीडिंग सबसे पहले शुरू कर दें। रीडिंग करेगा कोई तो उसको इनिशियल डेज में कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन 4-5-6 महीने बाद उसको लगेगा कि यार आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो ग्रामर के हैं ना, वो तो ऐसे ही सही हो जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, गट फीलिंग आ रही है कि यही होगा। हम हिंदी मीडियम वाले वैसे ही लगाते भी हैं कि ग्रामर का रूल नहीं, ये अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा साउंड कर रहा है, तो वो लगा देते हैं। वो इसी से आती है। आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो वो जो अच्छा लग रहा होगा वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। रीडिंग का बेस्ट सोर्स बताओ। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द हिंदू पढ़ लो, है ना? नहीं, बट ये बहुत लेवल जरूरी है। क्या है सीजीएल को हिसाब से? क्या परफेक्ट, मतलब क्या चीज पढ़नी चाहिए? लेवल क्या है, अभी थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल अप हो रहा है, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है कि आप द हिंदू पढ़ो या कुछ पढ़ो, आपको जो जहाँ से कंफर्टेबल हो। हमने शुरुआत करी थी गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी से। मेरा फ्रेंड था, उसने दिया था पढ़ने के लिए, वो है ना माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उससे शुरू करा था। आप 2-2 पेज डेली पढ़ना शुरू करो। हमने भी वही किया था। उसकी
वर्ड मीनिंग्स भी लिखते थे जो हमें टफ लगते थे, गूगल कर लेते थे। फिर बाद में जाकर के हमने वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू कर दिया, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में से पढ़ना शुरू कर दिया था। आप कुछ भी पढ़ो, चाहे क्रिकेट से आपको इंटरेस्ट है, क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो। हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था तो हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ते थे। तो उससे ये होता था कि थोड़ा सा एक फ्लो बनता है, और स्पीड बढ़ेगी ना तो अटेम्प्ट जल्दी होंगे क्वेश्चंस। और कुछ इंग्लिश में जो आपको बाद में पता चला हो चीजें, पहले आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपको 1 साल बाद पता चल गया ये तो मैं कर ही नहीं रहा था जब आपने एग्जाम दिया? इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी मेरी सीपीओ में। मार्क्स अच्छे आ गए थे, मतलब अच्छे आ नहीं गए थे, आए थे क्योंकि मेहनत करी थी। तो पहले ये चीज़ें नहीं करी थी हमने कि पहले तो सिलेबस नहीं किए थे, वो पूरा प्रॉपर किया, रीडिंग करी, वो कैप पढ़ी, बट फिर भी नंबर कट रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि क्लोज टेस्ट गलत हो जा रहा है, कई बार PQRS, कई बार कुछ। उसके लिए सबसे अच्छा है कि टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट पड़े हुए हैं, वो लगा ले जितना ज़्यादा पॉसिबल है। ये तो वही करे जिसका सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस हो चुकी है, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। 35 के आसपास अटके पड़े, 40 के आसपास अटके पड़े। 25-25 क्वेश्चन के सेक्शनल हैं, 8 मिनट में एक सेक्शनल हो जाएगा। मेरा 5-6 मिनट में हो जाता था, 8-10 मिनट में हो जाएगा। डेली 4 लगा ले, 2-3 महीने में, 4 महीने में उसको एक अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा और मार्क्स भी बढ़ेंगे अपने आप। मतलब उसको लग भी रहा होगा कि पेपर डिफिकल्ट है, बट फिर भी मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि उसने लेकिन प्रीवियस ईयर सेक्शनल, नया कुछ नहीं। मॉक जब भी बोला जाए कि मॉक लगाने, तो प्रीवियस ईयर पे स्टक रहना, क्योंकि TCS ने बहुत सारा डेटा दे दिया है हमें। हम कैच कर सकते हैं कि आगे कौन सा पेपर कैसा आने वाला है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर निपटाओ, उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर ही, जब एक्स्ट्रा टाइम बचे कि अब लगे कि हाँ नहीं अब हम धुरंधर हो चुके हैं, तब फिर बाकी पे शिफ्ट हो, वरना कोई मतलब नहीं है। चलिए अभी ना मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ को कैसे शुरू करना है, कैसे इसमें स्कोर बढ़ाना? मैथमेटिक्स में सिलेबस एक बार इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस आप लगाओगे, तो चाहे मॉक में लगाओ चाहे ऐसे, ज़्यादा चांसेस है कि वो सही होने लगेंगे। जैसे इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में आप नाउन पढ़ के जाओगे, एडजेक्टिव पढ़ के जाओगे, गारंटी नहीं है कि वो मॉक लगाते टाइम सही होगा। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे एडजेक्टिव की एरर है। पर मैथ्स में पता चल जाता है कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है, हमने लगाया, ये हो जाएगा। तो इस चीज़ का एडवांटेज उठा के हम ये कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले तो वही है, बिगिनर है तो सिलेबस करे, और साथ में करते करते 20-30-40-50 क्वेश्चंस करते रहे ताकि उसके टच में रहे। क्योंकि अभी जैसे हम गए हुए थे वहाँ पे फाउंडेशन बैच में, वहाँ पे यही बता रहे थे कि भैया हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं, ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने ज्योमेट्री पढ़ ली, उसके बाद फिर टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, अब ट्रिगो भूल गए। तो हम क्वेश्चंस लगाए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब 50 क्वेश्चन लगाए तो उसमें से 40 ऐसे होंगे जो आपने पढ़े थे, इमीडिएटली आपको आते हैं, 10 नहीं आते थे, मार्क कर लिया। संडे कभी मिला, सैटरडे कभी खाली मिला, या जब भी आपको लगे महीने में एक बार उसको पलट के देख लिया, तो वो हमारे माइंड में बना रहेगा, भूलेंगे नहीं हम। सिलेबस करते हुए 40-50 क्वेश्चंस की वो, और नोटबुक प्रॉपर हो। प्लस ये करे कि एक फॉर्मूला बुक बना ले अपनी। एक अभी इसकी ये टीचर का नाम नहीं आता रहा, उन्होंने फॉर्मूला बुक निकाली भी है शायद, काफी सारी है। तो उससे बेटर है अपनी बना ले, क्योंकि हम हाथ से लिखेंगे एक बार तो सही है, हमें पता होगा कि हम किस वे में लिख रहे हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अपने तरीके से एक 4-5 पेज की बनेगी, वो बना लें। तो सिलेबस कर रहे हो, फॉर्मूला तो लिख ही सकते साथ में फॉर्मूला अलग से लिख लें, क्योंकि हम पूरी की पूरी नोटबुक पलटने नहीं वाले, भूल जाते हैं या उसमें समझ नहीं आता कि हमने लिखा क्या था। तो सिर्फ एक फॉर्मूले के हिसाब से बना के रख ले, वो फटाक से रिवाइज कर ले। कभी भी मॉक देने भी जा रहे तो एक बार देख लिया, 2-4 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे उससे। सही है, मॉक रिवीजन फास्ट हो जाएगा। हाँ। ओके, नोट्स कैसे बनाते हो? जैसे आपने परसेंटेज खत्म करा, उसके नोट्स कैसे बनाते हो? सर जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसा एज इट इज लिखते जाते हो कि अपने हिसाब से कैसे यूनिक नोट्स बने कि बाद में याद रहे, जल्दी देख पाए चीजें? अपने हिसाब से डिकोड करके लिख लेना उसमें। अब वो टीचर्स मैथमेटिक्स में सारी चीजें, जैसे इन सब में तो परसेंटेज वगैरह में तो इजी रहता है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। अभी ज्योमेट्री में थ्योरम होती है, तो उसने बनाया एक फिगर और लिखा यहाँ पे 90 है, यहाँ पे इस वजह से 80 होगा, ऐसे कर दिया। आपको देखना है कि आप वो पूरी लैंग्वेज लिखोगे या कोड वर्ड्स में लिखोगे, जिस तरीके से आपको इजीली समझ आए, रिकॉल कर सको उसको, उस हिसाब से आपको करना है। नोट्स इस हिसाब से होने चाहिए कि इसको ना समझ आए पर हमें आ जाए, वो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एडवांस मैथ्स में। इसमें अरिथमेटिक में तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप किसी के क्लास नोट्स उठा के भी पढ़ सकते हो, इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है।
आप लाइव क्लास देखते थे या फिर वीडियो देखते थे यूट्यूब पर? नहीं, कुछ टॉपिक्स तो हमने बुक से कर लिए थे। राकेश यादव सर की क्लास नोट से अरिथमेटिक करी थी हमने, हाँ। ठीक है, उससे हो गया था, बट एडवांस नहीं समझ आ रहा था। तो एडवांस में भी हमने अलग अलग टीचर से अलग अलग टॉपिक ऐसे उठा के पढ़े थे। ओके, और वीडियोस ऐसी थी कि वन शॉट टाइप की प्रेफर करते थे कि एक मैराथन देख लेते हैं, इसमें सारा उसके कवर। नोट्स बना लेते हैं पूरा, और बस उसको, उसके बाद मेन मेरा मेरा फोकस मैथमेटिक्स में होता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ओके। हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी। उसकी वजह से मेरा ये हुआ है कि हमने क्वेश्चंस अभी भी बेसिक से ही अटेम्प्ट करते हैं, कभी भी करना होता है, हमने 23 में भी वैसे ही किया, बट स्पीड बहुत बन गई मेरी। आप ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो बताते ज़्यादा होंगे। नहीं बिलीव करते, क्योंकि मेरा 2020 का पेपर डूबा था शॉर्ट ट्रिक की वजह से। उसमें ये हुआ था कि पेपर बहुत डिटेल्ड आ गया था, और हमने उसमें वही लास्ट डिजिट और डिविजिबिलिटी बहुत कुछ लगा दिए वहाँ पे, ऑप्शंस गलत हो गए। तभी हमने डिसाइड किया कि हम मेहनत कर लेंगे, बट ये नहीं करेंगे शॉर्ट ट्रिक वगैरह। लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक का रोल होता है जब आप 95% 90% एकदम आप बेस आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका हो, फिर वो अपने आप एलिमिनेट होने लगते हैं स्टेप्स, उसी को शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं बस एक वैल्यू रखी और फटाक से आ गया। पहले कभी ऐसे होता था कि देखो आप 11 से डिविजिबिलिटी तो आंसर यही होगा, अब नहीं होता, वो स्मार्टली बनाते हैं पेपर, कभी कभार मिल जाएगा। या फिर ऐसा है ना, जो जिस वे में आप फास्ट कर पा रहे हैं वो भी आपके लिए वो बेस्ट हाँ है। वो बेस्ट है। हाँ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग अब क्या करेंगे कि वो लिखने के चक्कर में वेस्ट कर हाँ। देंगे। आपका जिसमें अच्छा चल रहा है उस तरीके से करो। मेरे जानने में एक है वो शॉर्ट ट्रिक से करता है, बहुत जल्दी पेपर कर लेता है। आप किस में कंफर्टेबल हो, अपनी जर्नी अपनी कहानी अपने तरीके से लिखो, बस गाइडेंस ले लो दूसरे से सही है। कि गलतियां क्या नहीं करनी। अंदर से सबको पता होता है कि मैं क्या करना चाहिए तो क्या हो जाएगा, बस वो दूसरे से पुश चाह रहा होता है। ओके। और कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए कुछ डेली आप करते हैं, लिखते थे हाँ, कुछ? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, जैसे एक टेबल बनाई थी, रेमो सर का वीडियो देखा था हमने कैलकुलेशन का, उसमें एक टेबल बनाओ आप 5-5 की, पूरा 5x5 की, उसमें 2 डिजिट्स के नंबर लिख लो, इधर से सम पांचों, इधर से सम, फिर टोटल का सम, और ये सारा कुछ माइंड में, ऐसे नहीं कि 5 5 6 11 1 ऐसे करके नहीं, माइंड में थोड़ा शुरू में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे करके फिर वो माइंड कैलकुलेशन करने लगेगा। ऐसे 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करने के, और ये क्यूब स्क्वायर ये सब तो मतलब रट ही डाले, टेबल्स रट ले जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, 20 तक तो एटलीस्ट, जैसे स्क्वायर है तो 50 तक, क्यूब्स हैं तो 20 तक 22 तक जो भी है, और कुछ पर्टिकुलर क्यूब्स भी आते हैं, वो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने बता रहे थे, जैसे 37 का स्क्वायर वगैरह है, 37 की टेबल है, 74 का है आई थिंक, ऐसे करके जो भी है इन सब का देख ले। 22 का, क्योंकि वो पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 के जो भी टेबल्स हैं वो पूरी पूरी रट लो, ऐसे करके मतलब चीजें वो आदमी करते जाता है ना, तो उसको समझ में आती जाती है कि यार ये चीजें करने से ऐसे मेरा हो जाएगा। अभी थोड़ा जीके जीएस के बारे में बता दो, कैसे क्या करना है? जीके जीएस अभी जैसा है, अभी तो कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ऐसा था कि आप, जब हमने 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया था तो उसमें ऐसा था कि स्टैटिक जीके बहुत पूछा जा रहा था। उस टाइम पे हमने गौरव गर्ग सर की वो 107 टॉपिक की वीडियोस और नोट्स वगैरह निकलवा के, और करंट अफेयर्स बहुत पूछा जा रहा था, हमने करंट अफेयर्स भी प्रॉपर 1 साल की टॉप 300 निकलवा के पढ़े थे। अब करंट अफेयर्स का कोई मतलब ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहा है। 2 क्वेश्चन आए अभी CHSL मेंस में, और वो भी 2021 के। पहले SSC का कुछ तो था, धर्म ईमान था कि 6 महीने का पूछना है, साल भर का पूछना है, अब तो 3 साल का पूछ रहा है। वो करंट अफेयर्स नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। तो इस वजह से करंट अफेयर्स वगैरह अब नहीं पढ़ने हैं, तो हमें ये देखना है कि पैटर्न कैसा चल रहा है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स सुबह सुबह 1 घंटे लाइव देखते हैं करंट अफेयर। वो तो उनको सिलेक्शन नहीं लेना है, वो व्यूज बढ़ा रहे हैं, किसी की इनकम जनरेट करवा रहे हैं। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को, वो कहते हैं इससे स्टैटिक प्रिपेयर हो रहा है, कुछ नहीं प्रिपेयर हो रहा है, वो उनके वेल्थ क्रिएट हो रही है खाली, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, टोटल टाइम वेस्ट है। मेरे जानने में 1-2 लोग हैं भी ऐसे, मेरे जानने में काफी सारे हैं जिन्होंने ये किया, वो डेली क्लास लेते थे और मेरे नॉन टीचर की क्लास लेते थे। हमने उनको समझाया भी कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बोले मेरा इससे इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, अभी बैठे हुए बेरोजगार। और वो फिक्स नहीं है ना, पहले मैथ आप कर लो, उसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो, रीजनिंग कर लो, इंग्लिश कर लो, जीके जीएस बाद में देख लो। 3 सब्जेक्ट को टॉप प्रायोरिटी देनी है। मतलब जीएस तो ऐसा है कि आपको किंग मेकर है, लेकिन तब ना जब तीनों सब्जेक्ट अच्छे होंगे,
तो उसमें 85% 90% मार्क्स तो लाओ पहले। जैसे प्री के हिसाब से देखा जाए तो अगर 150 नंबर का पेपर है, 130 तो मिनिमम आपके आने चाहिए, इसी में प्री की कट ऑफ निकल जाएगी। जीएस तो आपके लिए एक तरीके से एडिशनल बेनिफिट है, आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा नंबर आएंगे आपके, उसी हिसाब से रैंक आएगी, उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। जीएस में पहले कोर सब्जेक्ट, जो अभी के सिनेरियो है, कोर सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मिस नहीं कर सकते हो, एक आध छोड़ना हो छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है, बट हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कौन सा है, पॉलिटी, ये सारी चीज़ जो भी है कोर सब्जेक्ट 5-7 हैं, इनको ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक भी उतना ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा, बट स्टैटिक भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक कोर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद कर सकते हैं। ओवरऑल जैसे अगर आप पूरी जर्नी से आपका 3-4 साल जो तैयारी का एक्सपीरियंस रहा और अभी भी आपसे बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े होंगे, आसपास लोग तैयारी कर रहे होंगे आपके यहाँ पे भी, ओवरऑल क्या आप देख रहे हो मेजर कि एस्पिरेंट्स क्या ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, चाहे मुखीनगर की बात करें, गुरुकुल की बात करें, क्योंकि सबके तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, वो तो उतने ही लोगों के सिलेक्शन रहे, तो क्या ऐसे नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप बताना चाहो कि इनसे तो बचना ही है एस्पिरेंट्स को अगर उसको सिलेक्शन लेना है? पहली चीज़ तो कंफ्यूजन बहुत है। मतलब ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डाउट होता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये वो। लोगों को प्रूव मत करो, हम खुद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सही रहे, हमारी फैमिली खुश रहे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप क्या बोलोगे, कोई क्या बोलेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे आपकी तैयारी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पढ़ाई करो, सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो पहला कन्फ्यूज़न दूर रखो। दूसरा, नंबर ऑफ बुक्स बहुत रखते हैं आप। हमने कभी भी तैयारी करी है, मेरी बुक्स बहुत कम रही हैं, एक बुक रही है हर उसमें। हमने देखा लोग जीएस में 5 बुक्स ले रहे हैं, मैथमेटिक्स में 1 नोट्स ले रहे हैं किसी की, फिर दूसरे की मंगा रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर, फिर दूसरा प्रीवियस ईयर, कह रहे हैं इसमें ये टॉपिक अच्छा है, इसमें ये टॉपिक अच्छा है। टॉपिक कैसे अच्छा बुरा हो सकता है, वो तो सेम सा ही है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। और बहुत ज़्यादा ये, मतलब आप देखो स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर पूरा एकदम स्टक्ड रहो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। कंफ्यूजन, लो कॉन्फिडेंस होना, लोगों का प्रेशर लेना, नंबर ऑफ बुक्स चेंज करते रहना बार बार, ये सारी चीज़ें आपको पीछे करेंगी। कोर्सेज परचेज करना बार बार, प्री हो गया, लाओ मेंस का प्रैक्टिस बैच ले लेते हैं, ये बैच ले लेते हैं। भाई जिसका सिलेक्शन होना होता है ना, उसकी प्री से पहले ही मेंस की तैयारी हो चुकी होती है। और बहुत सारा टाइम अपना ऑनलाइन वेस्ट करना, जितना बुक्स से पढ़ेंगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, फास्ट होता है वो। हाँ। जैसे अभी एक चीज हो रही है, यूट्यूब पे 20 क्वेश्चन लेके आता है कोई टीचर, हाँ। और 1 घंटे 1.5 घंटे में प्रैक्टिस करवा रहा है, तो वो 20 क्वेश्चन तुम 1.5 घंटे में कर रहे हो बैठ के लाइव उसको देख रहे हो, जबकि आपका सिलेबस हो गया, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। तो वो 20 क्वेश्चन आप किसी बुक से करोगे तो जल्दी कर पाओगे, आपका स्पीड और सब देख पाओगे, जल्दी भी होगा। और एक चीज और भी मॉक होती है, लगाओ, जब वो 20 क्वेश्चन हम देख रहे होते तो हमें लग रहा होता कि हमें आ रहा है, पर एक्चुअली में हमें आ नहीं रहा होता है, वो हम बेवकूफ बना रहे हैं खुद को। वो एक बोलते हैं ना कि काठियावाड़ी घोड़ा होता है, वो टाप से मिट्टी खोद रहा होता है और उसको लग रहा होता है कि वो मिट्टी खोद रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो मेहनत बेकार है, उससे कुछ नहीं होना है। हमने जब यूपीएसआई का हुआ था ना, तो हम लखनऊ वापस आ गए थे गुरुकुल से, हमने वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन करके ऐसे पढ़ाई करनी शुरू करी थी। तो हमने देखा था बहुत सारे लोग की टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन लोग करा रहे हैं, और लोग 2-2 घंटे उस पर वेस्ट कर रहे हैं। अपने कान भी खराब करोगे और सिलेक्शन तो होगा भी नहीं, वो तो टोटल टाइम वेस्ट है। पेन पेपर से पढ़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी सिलेक्शन होने वाला है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेन पेपर से ही पढ़ाई करी है। चलिए, लगभग हमने डिस्कस कर लिया। अगर लास्ट में कुछ और बोलना चाहते हो, कुछ पूछना भूल गए हो, या फिर लास्ट में क्या मैसेज, क्या संदेश होंगे? बहुत सारे लोग आपको इन्फॉर्म देख के मोटिवेट हो रहे होंगे इस इंटरव्यू से, उन नए बच्चों के लिए या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस जर्नी में, 4 साल 3 साल हो गए, लास्ट में क्या बोलोगे आप सबके लिए? पढ़ाई करो, आप कॉन्फिडेंट रहो, मतलब आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हम पर्सनली जानते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे लास्ट ईयर, पेपर में जाके वो अपना वो डेकोरम मेंटेन नहीं कर पाए, वो मोमेंटम ही नहीं बना पाए। मैथ्स का पेपर हार्ड देखा और ढह गए, पूरा 280 पे सिमट गए जो 330 ला रहे थे। तो वो फिर मतलब लक फैक्टर होता है, बट आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो तो चीज़ें बहुत सही होती हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो, सिलेक्शन होना ही होना है। सीजीएल ऐसी चीज़ है ना, एसएससी का कोई भी एग्जाम ऐसी है कि आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, कंफर्म है सिलेक्शन होगा ही होगा। हम कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे, इवन ग्रेजुएशन में तो मेरे परसेंटेज भी बहुत कम है,
बताने लायक भी नहीं है, बताएंगे भी नहीं बट वो मतलब आप मेहनत करोगे तो हो जाएंगी चीजें। हमने तो म्यूजिक किया था, हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, 2 साल बाद एक काइंड ऑफ बाउंस बैक करके हमने वापस से सिलेक्शन ले लिया। हम ले सकते हैं तो कोई भी ले सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। आई होप साथियों आपको इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जाना होगा आपने, कुछ अलग बातें हुई इसमें। हर बार जो बताते थे उससे इनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, गुरुकुल में रह के तैयारी करी इन्होंने, तो वो मोटिवेशन, वो कैसे आप एक एग्जाम जब नहीं होता तो दूसरे एग्जाम पे कैसे पे तैयारी करनी, वो भी नहीं हो रहा, और कुछ कुछ मार्जिन से छूट रहा है, तो मोटिवेशन बरकरार करना, फिर से बाउंस बैक करके तैयारी करना, आपको मतलब हार नहीं मानना है। अगर आप, जैसे होता है ना कि एक गड्ढा आप कोई खोद रहे हो, तो उस गड्ढे को ही आपको लगातार खोदते रहना, तब पानी निकलेगा। ऐसा नहीं कि एक गड्ढा थोड़ा यहाँ खोदा और डिमोटिवेट हो गए, फिर यहाँ खोदा, तो कितने भी गड्ढे खोदते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। तो लगातार मोटिवेट रहो, तैयारी करो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ जो भी फ्री मटेरियल होता है, जो भी हेल्प हो पाती है हमारे से, वो हम करते रहते हैं। नोट्स हो गए टॉपर्स की, या फिर जो भी पीडीएफ वगैरह हम शेयर करते हैं, तो वो उसको जरूर फॉलो कर लो। बाकी इनके भी सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे तो हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, इनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, जब भी इनको टाइम मिलेगा तो ये भी आपको वहाँ गाइड कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक।